पर नहा धोकर तैयार हो गए हैं। आज मैंने इनको ये वाली पोशाक पहना दी है। तो आज है होली से अगले का दिन, सुबह का टाइम है। मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा मेरी हो चुकी है। सारे रूम्स को मैं अब अच्छे से टाइड अप कर लूँगी, फिर मेरी हेल्पर आ जाएंगी और फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा सुबह का। बस अभी ये सब मैं सिर्फ बिस्तर को ठीक कर देती हूँ और उसके बाद डस्टिंग और बाकी सब काम मेरी हेल्पर कर देती हैं। अभी मैं जाऊँगी किचन में, मुझे बच्चों का लंच बनाना है और साथ ही मैं सुबह के ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करूँगी, बच्चों के लंच की टिफ़िन की भी तैयारी करूँगी। तो यहाँ वो मंदिर वाला रूम था, गेस्ट रूम, और ये है छोटे वाले बेटे का रूम, ईशान और वानी का रूम। उसको उसने खुद ही टाइड अप कर दिया था, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये बस ये अब आ गई हूँ मैं, ये हमारा रूम है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे तरीके से। बस इसके बाद मैं पूरे घर की जो भी छोटी मोटी चीज़ें इधर बिखरी हुई होती हैं ना, बस उन्हीं को ठीक कर देती हूँ। होली में थोड़ा बहुत बिखरा था क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं, इसलिए ज़्यादा गंद फैला है नहीं। बच्चों ने बाहर जाके होली खेली थी तो इसलिए ज़्यादा फैला हुआ नहीं था घर, थोड़ा सा ही था। बस बिस्तर ठीक करने थे, वो मैंने कर दिए। और अभी आ गई हूँ मैं बालकनी में, जो कि मैं हमेशा आती हूँ। यहाँ आए बिना तो मैं रह नहीं सकती। ये सुबह का टाइम है, मेरी बालकनी से बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुकून भरा नज़ारा होता है मेरी बालकनी का। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और अभी है शाम का टाइम, तो मैं आ गई हूँ किचन में शाम के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैं अभी फ्रिज में से सब्ज़ी निकालती हूँ, क्या खाएंगे बच्चे का। 2-3 सब्जियाँ पड़ी हुई हैं। शाम को हम सब लोग इकट्ठा डिनर करते हैं, तो इसलिए बच्चों से पूछकर उन्हें क्या सब्ज़ी पसंद है उसी हिसाब से फिर मैं बना लेती हूँ। ये मैंने आधा किलो कटहल लिया है, ये मैं बनाऊंगी बिना प्याज की सब्ज़ी। इसकी रेसिपी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिए, बहुत ही टेस्टी बिना प्याज की, बहुत जल्दी बनने वाली ये सब्ज़ी है, फटाफट बनती है। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया है आधा किलो कटहल। ये अभी थोड़ा सा ना बड़ा है, मैं इसके अभी इसमें थोड़े से छोटे पीस और करूँगी क्योंकि इतना बड़ा कटहल मेरे घर में पसंद नहीं करते हैं। वैसे इतना बड़ा भी आप बना सकते हैं, पर मैं इनके अभी 2-2 पीस और करूँगी। तो यहाँ पर सारे कटहल के मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। अभी इनको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी क्योंकि कटहल में ना एक लिसलिसापन होता है, उसको धोना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी तरीके से मैं इसको धो लूँगी अभी। कटहल को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से धो लिया है और अभी इसको ना मैं एक बोल के ऊपर रख दूँगी ताकि इसका सारा जो पानी है ना वो इसमें से निकल जाए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लोहे की कढ़ाई और उसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। तो मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। इसको अभी मैं जब तब तक अच्छी तरह से गर्म करूँगी जब तक इसमें से धुआं ना निकलना शुरू हो जाए और इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। तब तक मैं करती हूँ इसकी ग्रेवी की तैयारी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टमाटर। ये थोड़े बड़े टमाटर हैं, इतने टमाटर आधा किलो कटहल के लिए काफ़ी होते हैं। इसके साथ मैं लूँगी 4-5 हरी मिर्चें और अदरक। मिर्चें 4-5 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कटहल थोड़ा चटपटा सा ही अच्छा लगता है। अभी मैं इन सबको चॉप कर लूँगी और फिर मैं इसको मिक्सी के जार में बहुत ही पतला मुझे इसको नहीं करना है, दरदरा मुझे इसे पीसना है, बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है। जो ग्रेवी होती है ना बिल्कुल पेस्ट वाली टमाटर वगैरह की ग्रेवी होती है, वो तो जैसे आप कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, शाही पनीर बना रहे हैं, आप कोफ्ता बना रहे हैं, दम आलू बना रहे हैं, तो उन सब में तो अच्छी लगती है। लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो इसमें ना ग्रेवी आपको हमेशा दरदरी रखनी चाहिए, सब्जी के स्वाद को दुगना कर देती है। आप राजमा बनाएं उसके लिए भी आप पेस्ट बना सकते हैं,
पर मैं तो उसके लिए भी दरदरा ही पीसती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट ग्रेवी में अच्छा नहीं लगता। 3-4 डिशेस को छोड़कर, जैसे नरगिसी कोफ्ता, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, उनमें तो एकदम पेस्ट चाहिए होता है हमें, क्योंकि हम उसमें काजू वगैरह भी डालते हैं, तो उसकी ग्रेवी अलग बनती है। और बाकी सब चीज़ों में मैं बिल्कुल पेस्ट नहीं पसंद करती। बिल्कुल पेस्ट ग्रेवी और दरदरी ग्रेवी के स्वाद में, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ख़ास तौर पे आप जब इस तरह की सब्ज़ियां बनाते हैं ना, जैसे राजमा हो गए, कटहल हो गया, या आप मटर पनीर की सब्ज़ी बनाएं, बिल्कुल पेस्ट मत बनाइए। उसका जो फ्लेवर होता है ना, वो दब जाता है टमाटर का फ्लेवर। अगर आप मोटा, या तो आप उसको चॉप कर लीजिए बारीक बारीक, और अगर आपको उसको मिक्सी में अगर आपको उसको करना है तो आप उसको दरदरा पीसिए। यहाँ पर करीब ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा होगा जो मैंने लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और अभी मैं इसको मिक्सी में दरदरा पीस लेती हूँ। बस ये इतना मोटा मैंने पीसा है, ये हार्डली मैंने 10 सेकंड चलाया होगा। तो यहाँ पर इधर मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैं अभी करूँगी अपने कटहल को फ्राई। तो यहाँ पे ना मैं ना कटहल को फ्राई करके बनाती हूँ, क्योंकि हम कटहल ना बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बनाते हैं। महीने में 1 या 2 बार ही हमारे घर में कटहल बनता है, तो मैं फ्राई करके बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि फ्राई करके जो कटहल होता है ना, वो ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा हेल्दी फॉर्म में बनाना है, जल्दी बनाना है, तो आप क्या करिए, कटहल को ना नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के ना, हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी डाल के ना, पहले आप ना कटहल को 1 विसल लगा के ना कुकर में उबाल लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के। पानी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको उबाल लीजिए। उसके बाद उबालने के बाद फिर आप उसको छन्नी में छान लीजिए। और फिर उसके बाद आप जिस तरह से भी ग्रेवी बनाते हैं प्याज की, अगर प्याज लहसुन की बनाते हैं तो प्याज लहसुन की बनाइए, वरना जिस तरह से मैं बनाऊंगी उस तरह से आप ग्रेवी बना के, और वो जो उबला हुआ कटहल है वो आप उसमें डाल दीजिए, और उसको तब तक भूनिए जब तक कि वो अपना तेल ना छोड़ दे, और उसको ढककर पकाइए, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट, बहुत टेस्टी बनता है। तल कर बनाने में थोड़ा सा और ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। अब मैंने एक दूसरी कढ़ाई ले ली है कटहल के लिए ग्रेवी बनाने के लिए। ये एक स्टील की कढ़ाई है। कटहल को जो मैं तल रही हूँ वो लोहे की कढ़ाई है। मैं लोहे की कढ़ाई में सिर्फ सूखी हरी सब्जियां बनाती हूँ, जैसे आलू, मेथी, पालक, साग, इस तरह की सब्जियां मैं लोहे की कढ़ाई, बाकी सब्जियां मैं तलने का काम मैं लोहे की कढ़ाई में कर लेती हूँ, लेकिन ग्रेवी मैं स्टील की कढ़ाई में बनाती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई से ना सब्जी काली हो जाती है। मैं इसे तब तक फ्राई करूंगी कटहल को, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपने चॉप की तैयारी, कटहल के लिए जो मुझे मसाला तैयार करना है उसकी तैयारी। तो मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। मैंने चिमनी ऑन कर दी है, और अभी मुझे ध्यान आया देखने के बाद कि मेरे कैमरे का फोकस जो है वो कढ़ाई पर नहीं था, इसलिए उसकी वीडियो नहीं बन पाई। मसाला डालते समय तो मैंने तेल में डाला जीरा डालने के बाद उसमें मैंने डाल दिया था टमाटर, अदरक और मिर्च का पेस्ट, और बाकी उसके बाद मैंने जो बेसिक मसाले थे वो डाले। उसमें डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया का पाउडर, और उसके बाद मैंने डाली इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च की ग्रेवी, और इसको मैं अभी तब तक भूनूंगी जब तक कि अच्छी तरीके से पक ना जाए और ये तेल ना छोड़ दे।
कटहल की सब्ज़ी चावल और पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, तंदूरी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, चावल के साथ तो बहुत ही कमाल की लगती है। कटहल की आप बिरयानी बनाइए, बहुत अच्छी बनेगी। जिस तरह से बिरयानी बनाते हैं, बस पनीर या सोया चाप वगैरह या नॉनवेज की जगह आप इसमें कटहल की सालन बना के और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। और यहाँ पर मेरे जो कटहल हैं वो भी बस होने वाले हैं गोल्डन ब्राउन कलर के। बस जब ये हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल करके अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा मसाला भुन चुका था, उसने ऑयल छोड़ दिया था, उसका ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो गया था, सारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए थे और मेरा जो कटहल है वो भी फ्राई हो गया था। तो मैंने कटहल दूसरी कढ़ाई में से निकाल कर इसमें डाल दिया है और डालने के बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पानी ताकि अच्छे से पक जाए और गैस को कर दिया है मैंने स्लो। तो ये बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। बीच बीच में मैं चेक करती रहूँगी जब तक कटहल गल नहीं जाता। आँच को मैं स्लो ही रखूँगी ताकि कटहल अच्छे से गल जाए। तो जो कटहल मैंने फ्राई किए थे उनको मैंने इसकी ग्रेवी में डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, 2 मिनट भून लूँगी इसको और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि ये गल जाए। हाफ़ तो ये ऑलरेडी जब मैंने इन्हें फ्राई किया है पक चुके हैं। अभी मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी और ढक्कन लगाकर मैं इसको स्लो गैस के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बिल्कुल परफेक्ट कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए मेरी कितनी अच्छी कटहल की सब्ज़ी बनी है, अच्छे से गल चुकी है। पानी इसका पूरा कटहल में अच्छे से सारे मसालों में ऑब्ज़र्व हो चुका है और उसके बाद ये मेरी बड़ी करारी सी स्पाइसी सी कटहल की सब्ज़ी बन गई है। इसको आप चावल के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और अब हो गया है मेरा शाम का पूजा का टाइम। खाना मेरा बन चुका है, बच्चे अभी आए नहीं हैं तो मैं अब अपनी पूजा करने के लिए जाऊंगी। तो पूजा करने के बाद फिर बच्चों के आने के बाद फिर हम लोग सब इकट्ठा डिनर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेन्यूज़ कृष्णा पैराडाइज। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जय श्री कृष्णा। अभी मैंने अपनी पूजा संपूर्ण की है और हमेशा पूजा करने के बाद ना मन शांत हो जाता है। तो मेरा मन भी हमेशा जब भी मैं पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत ही एक सुकून भरा मन होता है कि हम थोड़ी सी देर के लिए अपने भगवान से कनेक्ट हो पाए। हमें लगता है भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। मैं इस 15 मार्च को 60 इयर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो कभी कभी कुछ भाव आपको अपने शेयर करने का मन करता है, तो मेरा दिल करा कि आज मैं कुछ अपने मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। हम जो लेडीज़ होती हैं ना, स्पेशली इस उम्र में आने के बाद जब मैं सोचती हूँ बैठ के कि हम अपनी लाइफ का 90% हिस्सा जो है ना अपनी सिर्फ जिम्मेवारियों को पूरा करने में लगा देते हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी होती है कि अगर आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपका जीवन साथी, आपके लॉज अगर आपके साथ अच्छे हैं तो आपका जीवन एक ना सुकून भरा, एक शांति के साथ बीतता है। ऐसा नहीं होता कि लाइफ में उनके उतार चढ़ाव नहीं आते। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे पैसों से रिलेटेड हो, या रिश्तों से रिलेटेड हो, या लोगों के आपके अपने बहुत जो प्रिय होते हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनसे भी रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। बच्चों की सक्सेस, बच्चों के फेलियर, इनसे भी हमें प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जब हम 40 प्लस होने लगते हैं तो बीमारियाँ, छोटी छोटी बीमारियाँ हमें घेरने लगती हैं। और फिर बच्चे बड़े होते हैं, उनकी लाइफ, उनकी शादियाँ, फिर छोटी छोटी सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हम औरतें जो हैं वो उनका हमारा कोई भी रूप हो, चाहे बेटी का, बहन का, बहू का, पत्नी का, सास का, किसी भी रूप, कोई भी रूप हो हमारा, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा जो सहना पड़ता है वो औरत को ही सहना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ जुल्म सहते हैं
या हम कोई बहुत ही प्रताड़ित, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबकी लाइफ एक बीतती है, अच्छी तरह बीतती है, मेरी भी बीती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। मैंने बहुत कंप्रोमाइज़ेस किए, बहुत सारी कई जगह गलतियाँ भी करी, और बहुत लोगों ने मेरा साथ निभाया, बहुतों ने नहीं भी निभाया, और सबका प्यार भी मिला, लोगों की मुझे इग्नोरेंस भी मिली, मैं नेगलेक्ट भी हुई, इंसल्टेड भी फ़ील हुई, अपनों से, बाहर वालों से, सभी से। लेकिन ज़िंदगी चलती रही, सबकी चलती है, सबके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज इस मोड़ पे आने के बाद मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात समझ आई कि हम लेडीज़ जो अपनी ज़िम्मेवारियों को सारी ज़िंदगी पूरा करते रहते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को इग्नोर करते हैं। हम करते जाते हैं अपनी ज़िम्मेवारियों को पूरा करने में। शादी से पहले माँ-बाप, भाई-बहन, हमारा करियर, उनको हमें अपना, लड़कियाँ सोचती हैं मुझे अपना यहाँ करियर बनाना है, फिर वहाँ जहाँ शादी होती है वहाँ मुझे अच्छी तरह से निभाना है, वहाँ सबको खुश रखना है, हस्बैंड के साथ अच्छे से चल के रहना है, रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाना है, अपनी जो हमारी सहेलियाँ हैं, दोस्त हैं, उनके साथ हमें बहुत अच्छा रिश्ता रखना है, और समाज के साथ हमें बहुत देख के चलना है। बहुत सारी ऐसी सामाजिक बातें होती हैं जिनके रहते हम अपनी बहुत सारी इच्छाओं को, बहुत सारी अपनी क्वालिटीज़ और गुणों को दबाते चले जाते हैं कि अगर मैं ये चीज़ में आगे बढ़ूँगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये चीज़ करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं कहीं किसी हद तक बहुत सारी जगह पे बहुत खुशनसीब भी रही। शादी से पहले मेरे फ़ादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। हम सारे भाई-बहन बहुत ही प्यार और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने अपना, हम लोगों का परिवेश हुआ। मेरे बड़े भाई जो मेरे पिता के समान हैं, उन्होंने हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से परिवेश किया। उनकी डेथ के बाद, बहुत छोटी थी मैं, 5 साल की थी जब मेरे फ़ादर की डेथ हुई। उसके बाद मेरे बड़े भाई नहीं हैं, हम सभी को सँभाला। खाली सँभाला ही नहीं, उन्होंने हमें एक ऐसा जीवन दिया जो कि जिसमें बिल्कुल दबाव नहीं था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हमें संस्कार सिखाए, मान्यताएँ सिखाई, दुनिया की बुराइयों से लड़ना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया। तो वो सब मुझे बहुत अच्छा-सा मिला, और वो जीवन मैंने बहुत ही अच्छा व्यतीत किया। बहुत, मैं ये नहीं कहती कि बहुत फाइनेंशियली बहुत हम लोग, बहुत ही हमने एक लग्ज़रियस लाइफ़ जी थी, लेकिन हमने एक बहुत अच्छी, साधारण, सिंपल लाइफ़ जी। इकट्ठे रहे, बहुत खुश रहे, प्यार-मोहब्बत से रहे, शादी हुई। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इन-लॉज़ हैं। लेकिन शादी के बाद आपकी ज़िम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हालाँकि कोई मुझे किसी भी प्रकार से मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोका-टोका नहीं जाता था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड तो बहुत ही खुले विचारों के इंसान हैं। उन्होंने तो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग के हिसाब से, आपकी सोच, आपके मन के हिसाब से नहीं होती हैं, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपको सहन करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको चुप रह जाना पड़ता है सिर्फ़ रिश्तों को बनाए रखने के लिए। फिर भी बहुत ये सब चलते करते-करते भी मैंने अपने, मुझे बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों का शौक़ था। मेरे घरवाले, मेरे रिश्तेदार सभी कहा करते थे कि ये सब काम कर लेती है। तो मुझे घर में शुरुआत से ही घर को बहुत अच्छी तरह से रखना, सजावट करना, गार्डनिंग करना, बहुत अच्छी तरह से रहना, मुझे अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, उन कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से रखना, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से रखना, बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और इस सब में मेरे भाई-बहनों ने, मेरी मदर ने, मेरी भाभीयों ने मेरा बहुत साथ दिया, और मैंने बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी। पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, बीएड करी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी। बीएड मैंने रोहतक यूनिवर्सिटी से करी। फिर मैंने जॉब की। उसके बाद जॉब के साथ रहते-रहते मैं हमेशा से फ़िट रहना पसंद करती थी, चाहे मेरी कोई भी उम्र हो। हमेशा से ही मैं एक्सरसाइज़ करती थी। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा से ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करती थी, प्राणायाम करती थी, तो मैं हमेशा से बहुत फ़िट रही। तो जॉब के रहते-रहते मैंने 2003 में अपना एक इंस्टीट्यूट खोला, जो कि एक हेल्थ इंस्टीट्यूट था, जिसमें मैं एरोबिक्स की क्लासेस लेती थी, योगा की क्लासेस लेती थी, और ये सारी प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह कराती थी। 2003 से लेके 2017 तक 2017 तक मैंने एक हेल्थ गाइड के रूप में काम किया।
मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे मुझसे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड रहते थे। 2011 से लेके 2017 तक एज बढ़ने लगी, तो मैंने अपनी वर्कआउट को उसी तरह से लेना शुरू किया। फिर भी मैं बहुत ही एरोबिक्स में मैं डांस एरोबिक्स कराती थी, स्टेप्स एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग, फ्लोर एक्सरसाइज, योगा, ये सभी क्लासेस मैं अपनी लेती थी। सभी मेरी क्लास में सभी उम्र के लेडीज़ आती थी। मैं सिर्फ लेडीज़ की क्लासेस लेती थी, मैंने कभी भी जेंट्स की क्लासेस नहीं ली। तो मेरी क्लास में लड़कियां जो 16-17 साल से लेके 40-50 साल तक की लेडीज़ भी मेरी क्लास में आती थी और मैंने हमेशा उनकी क्लासेस ली। लेकिन 2020 में अचानक ही मेरे नी में पेन स्टार्ट हुआ और फिर भी मैंने अवॉइड किया। मैं स्टेप्स एरोबिक्स कराती थी, तो मुझे लगता था कि मेरी अब एज बढ़ रही है और मैं अभी भी स्टेप्स एरोबिक्स कराती हूँ, तो हो सकता है इस वजह से मेरी नी में पेन स्टार्ट हो गया है। तो मैंने गलती करी, उस चीज़ को मैंने इग्नोर करा और मैं क्लासेस लेती रही। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया तो मुझे टेस्ट कराने पड़े और सारे टेस्ट वगैरह होने के बाद बहुत सारे टेस्ट हुए, ये निकला कि मुझे एडवांस्ड स्टेज का आर्थराइटिस है। तो हमने एकदम से डिसीज़न लिया डॉक्टर के अनुसार कि मुझे सर्जरी करानी है, दोनों नी को चेंज कराना है। और फिर मेरी दोनों नी का मतलब सब कुछ मेरा हुई, सर्जरी हुई, ट्रांसप्लांटेशन हुआ मेरी नी का 2020 में। 2020 में मेरी दोनों नी चेंज हो गई। उसके बाद मेरी क्लासेस भी बंद हो गई। मैं घर में सिर्फ अपने लिए एक्सरसाइज करती रही और आज की डेट में भी मैं अपने घर में अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, एरोबिक्स करती हूँ, वॉक एरोबिक्स करती हूँ, योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। साथ ही साथ मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो मैंने अपने घर में बालकनी में बाहर प्लांट्स लगाए हुए हैं, उनकी देखभाल करती हूँ। घर को सजाने संवारने का मुझे बहुत शौक़ है, वो सब करती हूँ। लेकिन मेरा आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने का मकसद ये है कि अभी जब मैं सोचती हूँ तो मैं ये महसूस करती हूँ कि अगर मैंने अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी जो मेरे अंदर गुण हैं या जो मुझे पसंद है, उनको भी मैंने अपनी ज़िम्मेवारियों के साथ रहते रहते अच्छे से किया होता, तो आज मैं मन से एक सेटिस्फाइड होती। सामाजिक तौर पे अगर मैं सक्सेस बहुत ज़्यादा हो भी जाती तो ठीक ही था, लेकिन मन से एक सेटिस्फेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं उस चीज़ को बहुत बहुत अच्छी तरीके से कर सकती थी, जो मैं नहीं कर पाई, सिर्फ़ मेरी इग्नोरेंस और ज़िम्मेवारियों के रहते हुए। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो भी लेडीज़ 40 प्लस हो गई हैं, प्लीज़, जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, अपने आप की जो भी आपके अंदर गुण हैं, हर लेडी के अंदर कोई ना कोई खूबी और गुण होता है, हर किसी के अंदर। किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, बहुत अच्छा लगती हैं, घर की सजावट, सिलाई कढ़ाई, किसी को बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, बहुत अच्छी बेकिंग का कार्य करती है, किसी को डांस पसंद है, गार्डनिंग पसंद है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सभी लेडीज़ कर सकती हैं। बच्चों को पढ़ाना पसंद है, आप बच्चों को घर में बुला के पढ़ा सकती हैं। किसी को सोशल वर्क पसंद है, वो कर सकती हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में कभी भी इन चीज़ों को ना छोड़िए, थोड़ा बहुत करते रहिए। आपके मन को आप बहुत बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन लगेगा। आप कभी भी 50-60 साल की उम्र में आने के बाद ये रिग्रेट महसूस नहीं करेंगे कि काश मैंने ये सब समय रहते कर लिया होता। तो मैंने किया है, बहुत किया है, मेरा सभी लोगों ने बहुत साथ दिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाई जिनका मुझे आज रिग्रेट है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी, स्पेशली सभी लेडीज़ का, कि शादी के बाद अपने सास ससुर का तो आप बहुत ध्यान रखिए ही रखिए, अपने लॉस का ध्यान रखिए, लेकिन अपने माता पिता को भी बहुत समय दीजिए। हम लड़कियाँ बहुत सारी परिस्थितियों के तहत अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाते, उनसे नहीं मिल पाते। प्लीज़ उनसे मिलिए, उन्हें खुश रखिए, उनका ध्यान रखिए, समय रहते रखिए, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो यही सब मैं आप लोगों से कहना चाहती थी। और मेरा 2001 से लेकर 2020 तक का मेरी हेल्थ गाइड के रूप में जो मैंने काम किया, एरोबिक्स, योगा, उन सब की ना छोटी-छोटी सी फ़ोटोज़ की क्लिप्स हैं, जिनको मैं अपने एक वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। उनमें मैं आपको अपनी हेल्थ जर्नी बताऊँगी कि किस तरह से मैंने शेयर करी, मैंने किस तरह से शुरुआत करी और किस तरह से मेरी उस जर्नी का एंड हुआ, वो सब मैं आपको बताऊँगी। आई होप
मेरे ये मन के भाव आपको शायद थोड़े से ठीक लगे हों। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।